जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के चंपारण स्टडी सेंटर में। आज का यह सेशन आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले आपका 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसमें हम देखेंगे 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को पूरा देखिएगा और खुद को जज कीजिएगा कि इन 50 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को। प्रथम प्रश्न है आपका, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरे का प्रश्न देखते हैं आपका। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है उसके बारे में हम जानेंगे। सुंदरबन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल, ये सही है, ठीक है। भीतरकनिका उड़ीसा, ये भी सही है। पीताम्बरम तमिलनाडु, ये भी सही है। देखिए वेम्बनाड, वेम्बनाड कहाँ है? कर्नाटक, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाए, ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ है? यह केरल में स्थित है, ठीक है। अभी देखिए पश्चिम बंगाल जो अभी फिलहाल में बहुत चर्चा में, जो पश्चिम बंगाल में है अभी, इसका फिलहाल में इसमें बीजेपी की सरकार बना है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी, देखिए। और तमिलनाडु, तमिलनाडु में किसकी सरकार बनी है? जोसेफ विजय थालापति विजय की सरकार बनी है, तो इसके मुख्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? जोसेफ विजय हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 3 नंबर प्रश्न है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? साउ पाउलो, सैंटोस, फजेंडा या इटाबिरा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटा सैंटोस। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, देहरादून या हैदराबाद? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। देहरादून में और कौन सी संस्था स्थित है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? देहरादून में भारतीय सुदूर संवेदन संस्था स्थित है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। रेनेटिंग, रेनेटिंग पनीर से संबंधित, ये सही है। जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्टिडिमस, ये भी सही है, ठीक है। गोल्डन चावल, विटामिन ए, ये भी सही है, ठीक है। ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। जो ट्रोपोस्फियर है इसका हिंदी नेम होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, ठीक है। और क्षोभ मंडल में ही मौसम सभी घटनाएं होती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। हमारा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर। 1 2 3 4, देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, ठीक है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाया जाता है। तो केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी 3 क्षेत्र में पाया जाता है, 3 क्षेत्र में पाया, ठीक है। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाया जाता है, न कि पूर्वी ढाल पर पाया जाता है, ठीक है। दूसरी का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और तीसरी का उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र पर, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उधर की ओर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है किसका उदाहरण है? ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, वलित पर्वत का उदाहरण, वलित पर्वत का उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका, करेवा वैली स्थित है, करेवा वैली स्थित है, ये कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को
जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। किसने किया है? तो ये C.F. एंड्रयूज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1980 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में किया गया, ये भी इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? जलवाष्प, ओजोन, मीथेन या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी और सी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका गैसोहॉल मिश्रण है, गैसोहॉल मिश्रण है 90% पेट्रोल 10% एल्कोहल, 70% पेट्रोल 30% एल्कोहल, 60% पेट्रोल और 40% एल्कोहल, 50% पेट्रोल या 50% एल्कोहल, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल रहता है जो गैसोहॉल का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना यानी मिलान करना। ठीक है, तो अमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? अमीटर से हम लोग विद्युत नापते हैं। क्या नापते हैं? विद्युत नापते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से नापते हैं। और वाट यानी वाट क्या है? शक्ति का मात्रा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राजा राममोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और राजा राममोहन राय ने ही ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, डियूस, डियूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? डियूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट, हॉकी, ब्रिज या लाल टेनिस? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लाल टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आपका, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। उपयुक्त में से कौन सही है, यानी सही कथन चुनना है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 सही है। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 25 न होकर 30 होती है। ठीक है, और इसमें जो 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य जो है केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न आपसे, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल की जो सम्मेलन होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है,
इसको भी मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो भाग संख्या 5, भाग संख्या 5 में क्या है, संघ सरकार की चर्चा है। कितना है, संघ सरकार की चर्चा है। ठीक है, भाग संख्या 10, भाग संख्या 10 में किसकी चर्चा है, अनुसूचित जाति और जनजाति। देखिए अनुसूचित जाति जो होता है ना, जाति जो होता है एससी होता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति एसटी होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी होता है। ठीक है, भाग संख्या 15 में क्या है, निर्वाचन की चर्चा, भाग संख्या 15 में निर्वाचन। ठीक है, और भाग संख्या 20 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपको। 23 नंबर प्रश्न आपका, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन या उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका चर्चा भाग संख्या 4 में किया गया। ठीक है, 36 से 51 में किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितना में, आर्टिकल 52 से कितना में, 61 तक चर्चा है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है, राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल कितना में, 80 में किया गया है। ठीक है, और लोकसभा की चर्चा 81 में किया गया है, और संसद की चर्चा 79 में किया गया। इसको 24 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। आर्टिकल 214, आर्टिकल 216, आर्टिकल 217, आर्टिकल 215। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक है, और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा आर्टिकल 129 के तहत। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारत का संविधान किस प्रकार का है, एकात्मक है, संघात्मक है, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। 26 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, राष्ट्रपति के पास रहेंगे, राज्य विधानसभाओं के पास रहेंगे, संघ की संसद के पास रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संघ की संसद के पास रहेंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपका, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, कटौती प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अविश्वास प्रस्ताव। चलिए अगला प्रश्न आपका, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है। देखिए लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। ठीक है, और जो 7 सदस्य होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार 1 और 2 सही है। ठीक है, लेकिन बी 2 नंबर गलत है। ठीक है, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, इसी तरह इससे पहले भी एक प्रश्न बताया गया होगा, प्राक्कलन समिति। ठीक है, क्या बताया होगा, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो केवल लोकसभा से होती है। ठीक है, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, गिल्ड एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, जो गिल्ड एज्ड मार्केट है वो किससे संबंधित है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया, तो 1994 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है आपका, डायमेंटीना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर जो है ना, ये भारत के
नाम पर ही रखा गया है। ये प्रश्न पूछता है कि कौन इनमें से कौन सा सागर जो भारत के नाम पर रखा गया था, हिंद महासागर है, ठीक है। ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति जो होती है त्रिभुजाकार होती है। और अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की होती है। ये भी प्रश्न पूछता है कि किस महासागर की आकृति कैपिटल लेटर एस की आकार की होती है, तो वो अटलांटिक महासागर की होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, बरमुडा त्रिभुज का कोण किस महासागर में स्थित है? जो बरमुडा त्रिभुज का कोण है किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? तो नीस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चट्टान क्या होता है? चट्टान तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आग्नेय चट्टान, ठीक है। दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो जो ग्रेनाइट है ये किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न है आपका, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जो 5 प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न आपका 35 नंबर प्रश्न है, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? रामायण का, अर्थशास्त्र का, महाभारत का या पंचतंत्र का? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहाइली है, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। रामायण के लेखक कौन है? सभी किसी को मालूम है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। और अर्थशास्त्र का लेखक भी, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? यह पुर्तगाल की देन मानती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात, राजा राममोहन राय के मृत्यु के पश्चात ब्राह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और इसी ने ही ब्राह्म समाज का स्थापना किए थे। और इनकी मृत्यु के बाद जो ब्राह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबको ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी भाग लिए, मदन मोहन मालवीय भाग लिए, सरोजिनी नायडू भाग लिए, लेकिन मौलाना आजाद भाग नहीं लिए। ऑप्शन नंबर 4 यानी मौलाना आजाद भाग नहीं लिए। तो कौन कौन भाग लिए? तो महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू भाग लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया था? ये रामानंद को दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। देखिए ये बौद्ध संगीति के बारे में दिया गया। किसके बारे में दिया है? बौद्ध संगीति के बारे में दिया गया है। और ठीक है, और इधर शासन यानी शासक के बारे में दिया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, तृतीय अशोक और चौथा कनिष्क के शासन काल में हुआ, ठीक है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था ये कब हुआ था? ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो तृतीय बौद्ध संगीति है ये हुआ था आपका 250 ईसा पूर्व। कितने में? 250। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस स्थान में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडवलन में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष यानी प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरे के सबाकामी, तीसरे बौद्ध संगीति अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस और चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, ठीक है। ये शासनकाल बता दिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 41 नंबर प्रश्न आपका, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करे।
तो असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। तो इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना, यानी सबसे पहले इसमें कौन सा आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन किया गया था, ठीक है। उसके बाद खेड़ा आंदोलन आया था, उसके बाद रॉलेट एक आया था, उसके बाद असहयोग आंदोलन आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? यानी हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, तो ये सभी प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जीरोफैथलेमिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। जीरोफैथलेमिया विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन खोज किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था, ठीक है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है, ठीक है। और एनीमिया, एनीमिया रोग किसका है? एनीमिया जो खून के कमी से होता है, ठीक है। और स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग जो होता है ना, विटामिन सी की कमी से होता है, जिसके स्कार्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका। एक बायोटिक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी में, ईईजी में, ईसीजी में या एक्सरे में, इसका प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झूलने की अवधि ये दुगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका। वायु अंगार गैसों में मुख्य घटक कौन सा है? CO, N2 और CO2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा स्रावित नहीं होता है? तो स्रावित नहीं होता है थायराइड सिटुमलिंग हार्मोन, ये स्रावित होता है। प्रोलेक्टिन हार्मोन स्रावित होता है। मानव विरोधी हार्मोन ये भी स्रावित होता है, लेकिन कैल्सिटोनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, यह थायराइड ग्रंथि से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न आपका। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मुख्य जनन अंग किसको कहा जाता है? तो डिंड वाहिनी नालिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 50 नंबर प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद कौन है? वसा है, ग्लूकोज है, लिपिड है या सेलुलोज, इन चारों में से कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।